हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्यूचर जोन कंपटीशन इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग हमारा एक चैनल करंट अफेयर्स और बहुत सारी अलग अलग सब्जेक्ट्स की वीडियो लगातार आपको प्रोवाइड करा रहा है। और विभिन्न जो जितने भी हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे वो सुपरटेट क्यों ना हो, चाहे वो यूपी पुलिस कांस्टेबल क्यों ना हो, या फिर कोई भी एक दिवसीय एग्जाम, उन सभी की लगातार हमारे पास से वीडियो जा रही है, वीडियो प्रेषित हो रही है और रिलेटेड कंटेंट भी हम आपको लगातार दे रहे हैं। तो इसी संदर्भ में हम लोग ज्योग्राफी की जो वीडियो लेकर आएंगे, जो हमारा कंटेंट छूटा हुआ था थोड़ा सा, उस कंटेंट में हमारा हम लोगों ने मैप के अकॉर्डिंग, हम मैप से हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग उस चीज़ को थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव पढ़ लेते हैं कि उसमें बेसिकली है क्या, वो सारी रेंजेस के बारे में पढ़ लेते हैं। और वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो वेस्टर्न, तो सबसे पहले हमारा जो पड़ेगा इसमें विंध्याचल श्रेणी, इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी थोड़ा सा डिस्कशन किया था, विंध्याचल श्रेणी। तो विंध्याचल श्रेणी के बारे में जान लेते हैं कि एक ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन के बारे में मैंने आप लोगों को कई बार बताया है। ब्लॉक माउंटेन क्या होता है? ब्लॉक माउंटेन जब कई बार जो हमारी टेक्टोनिक्स प्लेट होती है वो नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगाती है, और ये वाला हिस्सा दब जाता है, साइड का हिस्सा दब जाता है और एक बीच का पर्टिकुलर हिस्सा ऊपर की तरफ उभर जाता है। तो ऐसे ही कुछ माउंटेन्स बन जाते हैं, और इनकी वजह से ही इनके कॉर्नर से, इनके साइड से ही होकर कुछ नदियां होकर बहने लगती हैं। इसी को ही ब्लॉक माउंटेन कहा जाता है, भ्रंश पर्वत कहा जाता है। और इसके बराबर से यहीं से ही होकर ही यानी कुछ रिवर्स बहने लगती है। चलिए देख लेते हैं विंध्याचल पर्वत के बारे में। तो विंध्याचल पर्वत की लोकेशन के बारे में अगर हम लोग डिस्कशन करते हैं, तो वो सबसे पहले स्टार्ट होता है हमारा गुजरात से। गुजरात के बाद फिर वो जाता है हमारा एमपी में, और एमपी के बाद वो छत्तीसगढ़, झारखंड से, और फिर वो बिहार से होकर उसको एंड हो जाता है। बिहार में कहाँ से? बिहार में सासाराम से वो जाकर फिनिश हो जाता है। और स्टार्टिंग कहाँ से होता है? गुजरात का एक छोटा सा जगह पड़ती है जिसका नाम है जोबट, तो वहां से वो स्टार्ट होता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन देख लेते हैं। ये साउथ इंडिया को नॉर्थ इंडिया से डिवाइड करने का भी काम करता है। बेसिकली ये नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से डिवाइड करने का कैसे काम करता है, मतलब ये डिवाइडिंग रेंज का काम करता है। जैसे साउथ इंडिया में अपनी नर्मदा रिवर आती है, और अपना नॉर्थ इंडिया में गंगा रिवर आती है, तो इस प्रकार यह दोनों रिवर्स को डिवाइड करने का काम करता है, डिवाइडिंग बाय दिस रेंज, यानी विंध्याचल रेंज के द्वारा ये दोनों चीजें अलग अलग हो जाती है। क्लियर? आगे चल लेते हैं थोड़ा सा। इससे कौन सी नदी निकलती है, इससे कौन सी रिवर का ओरिजिन हो रहा है? अब अगर हम देखें, इससे माही रिवर का ओरिजिन हो रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी नदी है, मध्य प्रदेश से होती हुई जाती है। और कहाँ तक चली जाती है ये हमारे गुजरात के क्षेत्र जो है वहां तक जाती है। और कहाँ चली जाती है? और बे ऑफ बंगाल में, सॉरी, और अरब सागर में जाकर ये गिर जाती है। और गुजरात में इसके ऊपर कई सारी बड़ी परियोजनाएं हैं, कई सारी विद्युत परियोजनाएं हैं, बहुत सारे मतलब बहुत सारी पेयजल परियोजना भी इसके ऊपर डिपेंड है। तो बहुत मतलब जीवन धारा के रूप में ये बहती है माही नदी। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी इसी के ऊपर है। आगे देख लेते हैं। कैमूर हिल, यानी कैमूर की जो चोटी है वो इसी पर्वत का एक बेसिकली हिस्सा माना जाता है, कैमूर हिल को, जो विंध्याचल श्रेणी का एक अलग से पार्ट है, थोड़ा अलग पार्ट है मतलब। और अगर हम देखें, इसकी कोई हाईएस्ट पीक नहीं है, यानी इसकी कोई चोटी नहीं है। तो ये बिल्कुल एक लगभग फ्लैट सा एरिया ही है। और मेनली देखा जाता है कि इसमें चोटी ना होने के कारण इसका मतलब ये नहीं कि कोई हिली एरिया नहीं है। ये हिली एरिया है, लेकिन इसकी कोई इतनी ज्यादा बड़ी पीक नहीं है कि फेमस हो गई हो। तो आगे देख लेते हैं। ये तो था हमारा विंध्याचल पर्वत। इसके बाद हमारा देख लेते हैं सतपुड़ा की पहाड़ियां, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से रिलेटेड कई सारे एग्जाम पूछे जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला, अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या होती है। सतपुड़ा की पहाड़ियां में कहां से स्टार्ट होता है? ये अपना गुजरात से स्टार्ट होता है। गुजरात में कहां से? राजपीपला की चोटी गुजरात में पाई जाती है, राजपीपला की चोटी से। और मध्य प्रदेश में क्या हिस्सा है इसका, कौन सा हिस्सा है? महादेव की पहाड़ियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सतपुड़ा की पहाड़ियों से संबंधित ये पूछ लिया जाता है सीधा सीधा कि गुजरात में किस नाम से इसको जाना जाता है, या इसकी शुरुआत किस नाम से होती है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो राजपीपला की चोटी के द्वारा इसकी शुरुआत होती है। मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो महादेव की चोटी के द्वारा इसकी शुरुआत होती है। फिर आगे थोड़ा चलते हैं तो छत्तीसगढ़ और एमपी भी आता है इसमें। ये मैकाल हिल जो है, ये मैकाल चोटी भी इसी का एक पार्ट है। और अगर हम देखें
इससे रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। इससे सबसे ऊंची चोटी का नाम धूपगढ़ है। ये सवाल अभी अभी 5 दिसंबर 2021 को आपकी परीक्षा आरओ यानी रेवेन्यू ऑफिसर की परीक्षा में सीधा सीधा सवाल पूछ लिया गया। ये मैकाल की चोटी, ये सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई जिसकी ऊंचाई है लगभग 1350 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। तो ये भी आप नोट करें, 1350 के आसपास की ऊंचाई है। और इसके अलावा ये कहाँ पर है? ये पंचमढ़ी में है। ये पंचमढ़ी में अपनी लोकेशन, इसकी लोकेशन है। अगर हम देखें तो यहाँ पर एक और हाईएस्ट पिक है मैकाल। सतपुड़ा की एक पहाड़ी है जिसका नाम है मैकाल। मैकाल की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। अमरकंटक से ही मैकाल से दो नदियां निकलती हैं, यानी इसी क्षेत्र से दो नदियां निकलती हैं। एक का नाम है सोन और दूसरी का नाम है नर्मदा, जो कि लाइफलाइन समझी जाती है गुजरात की। बहुत सारा इंपॉर्टेंट इस पे क्या है, विद्युत परियोजनाएं भी हैं इस पे, विद्युत परियोजना भी है इस पे, और पेयजल परियोजना भी इससे रिलेटेड है। पेयजल परियोजना भी इसी से रिलेटेड आती है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी कुछ बेसिक फैक्ट्स की। एक तो देखिए गंगा नदी है और एक है अपनी नर्मदा रिवर। अगर इन दोनों रिवर्स को कोई अलग करता है, यानी गंगा नदी को और अपनी नर्मदा नदी को अगर कोई अलग करता है, तो वो कौन करता है? ये विंध्याचल की रेंज अलग करती है। तो विंध्याचल की रेंज डिवाइडिंग का काम करती है। ठीक है जी, अभी ये बात मैंने ऊपर भी बताई थी। इसके अलावा अगर हम नर्मदा रिवर और ताप्ती रिवर, इन दोनों को अगर कोई अलग करता है, तो वो सतपुड़ा की पहाड़ियां है। इन दोनों रिवर्स, ये भी एक रिवर है, ये भी एक रिवर है, और एक ये, यानी ये तीनों यानी सतपुड़ा की पहाड़ियां और विंध्याचल की पहाड़ियां, इन तीनों रिवर्स को डिवाइडिंग करने का काम करती है। किस किस को? गंगा रिवर को और नर्मदा रिवर को तो विंध्याचल रेंज करेगी, और नर्मदा रिवर और ताप्ती रिवर को कौन काम कर रहा है? सतपुड़ा की पहाड़ियां डिवाइडिंग करने का काम कर रही है। सीधे सीधे तौर पर यहाँ से सवाल बन जाता है। तो अब आगे हम बात कर लेते हैं वेस्टर्न घाट से। वेस्टर्न घाट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, कुछ चोटीज के बारे में यानी कुछ पीक्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सतपुड़ा की पहाड़ियां डिवाइडिंग करने का काम कर रही है। सीधे सीधे तौर पर यहाँ से सवाल बन जाता है। तो अब आगे हम बात कर लेते हैं वेस्टर्न घाट से। वेस्टर्न घाट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, कुछ चोटीज के बारे में यानी कुछ पीक्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, और इससे रिलेटेड कुछ एक्चुअल फैक्ट्स के बारे में डिस्कशन। सो दोस्तों, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे वेस्टर्न घाट के बारे में, तो वेस्टर्न घाट को हम लोग पढ़ लेते हैं आज। तो वेस्टर्न घाट में क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। सो सबसे पहले हम लोग वेस्टर्न घाट के बारे में अगर पढ़ते हैं, तो ये एक नैरो स्ट्रिप की तरह काम करता है। अगर हम भारत का मैप देखें, तो भारत के मैप में हम लोगों को एक सेकंड में मैप बना देता हूं। तो ये भारत का कुछ मैप इस तरह से, और अगर हम देखें तो ये ताप्ती का जहां मुहाना हमारा एंड हो जाता है, वहीं से ही ये पश्चिमी घाट हमारा वेस्टर्न घाट, जो कि परीक्षा उपयोगी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं से ही शुरू हो जाता है। तो ताप्ती का मुहाना जहां, यानी ताप्ती जहां पर अरेबियन सी में जाकर मिली, वहीं से ही शुरू हो गया। इसके अलावा अगर हम देखें, यहाँ पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन्स की पिक है, चोटियां हैं। एक तो सबसे नीचे आती है हमारी ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी की चोटी। दूसरी आती है हमारी कर्नाटक में, ब्रह्मगिरी भी हमारी कर्नाटक में है। इसके अलावा हमारी कुद्रेमुख, यहां पर हमारी महाबलेश्वर, और ये है हमारी सबसे ऊपर की तरफ, यानी गुजरात के सबसे स्टार्टिंग पॉइंट से अगर हम देखें, यहां से कालसुबाई, कालसुबोई हमारी एक माउंटेन पीक पड़ती है। ठीक है जी, लेकिन हमारी सबसे ऊंची जो माउंटेन पीक है, वो हमारी अनाईमुडिया। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये पहले हम पढ़ लेते हैं पश्चिमी घाट के बारे में मेन बात। तो एक नैरो स्ट्रिप की तरह काम करता है, बिल्कुल एक पतली पट्टी की तरह है।
नैरो स्ट्रिप यानी पर्वतों की एक लंबी कतार या रेखा भी हम इसको बोल सकते हैं। इसके अलावा ये एक सह्याद्री भी है। सह्याद्री मतलब जहां से ताप्ती का मुहाना खत्म हो जाता है, ठीक वहीं से ये शुरू हो जाता है। ठीक है, अगर हम देखें तो ताप्ती का मुहाना यहाँ पर आकर खत्म हो गया है, तो वहीं से ही हमारा वेस्टर्न घाट शुरू हो गया है। तो पश्चिमी घाट की शुरुआत भी ऐसी होती है। तो अब इसकी लोकेशन देख लेते हैं बेसिक, ये कहाँ से शुरू होता है। तो ये गुजरात से शुरू होता है, फिर जाता है ये हमारे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बाद सॉरी महाराष्ट्र में जाता है, महाराष्ट्र के बाद ये हमारा गोवा में भी है इसका स्टेट थोड़ा सा हिस्सा, फिर कर्नाटक में है, फिर कर्नाटक से के बाद हमारा केरला में भी है और तमिलनाडु में भी ये एरिया है। तो सीक्वेंस देख लेते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु। तो ये कुछ मुख्य इसके पॉइंट है जहां से ये जहां तक ये फैली हुई है। अब बात कर लेते हैं इसके फॉर्मेशन की। इसका फॉर्मेशन हुआ कैसे? इसका फॉर्मेशन जब हुआ जब भारत अफ्रीका से अलग हो गया था। इसका फॉर्मेशन जब हुआ था जब भारत अफ्रीका से बिल्कुल अलग हुआ, तब इसका फॉर्मेशन हुआ। तब तब से वेस्टर्न घाट के बारे में बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी है यहाँ पर, और इसका फॉर्मेशन वनों के आधार पर इसी दौरान हुआ था। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, सबसे अच्छी रेन भी इसी इलाके में पाई जाती है अगर वनों के मामले में अगर हम देखें, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले मानसून कहाँ पर आता है? सबसे पहले मानसून आता है अरब सागर से उठता हुआ। ये अरब सागर है अपना, अरेबियन सी। तो इस अरेबियन सी में सबसे पहले मानसून जो आएगा वो हमारा केरला के क्षेत्र को टच करेगा। सबसे पहले केरला के क्षेत्र से बारिश करता हुआ वो ऊपर की तरफ निकल जाता है। तो ये वाला एरिया सबसे ज्यादा बारिश वाला एरिया होता है। ये कुछ ऐसे वाला एरिया हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा एरिया जिस क्षेत्र में पाया जाएगा उसमें वनस्पति भी की मात्रा भी सबसे अच्छी पाई जाएगी, यानी वनस्पति भी सबसे अच्छी पाई जाएगी। और इसके अलावा अगर हम देखें, जहां पर वनस्पति सबसे अच्छी पाई जाएगी वहां पर बायोडाइवर्सिटी भी ऑटोमेटिकली सबसे अच्छी मिलती है। तो ये बात भी हम लोगों को सब देखने वाली बात है। बायोडाइवर्सिटी मिलेगी तो नंबर ऑफ एनिमल जो होंगे हमारे, जो हमारे छोटे छोटे नंबर ऑफ एनिमल होंगे, यानी एक्सटिंक्ट हो गई हैं, जो विलुप्ति के कगार पर है, वो भी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा मेन इंपॉर्टेंट बातें जो है, जो भी की परीक्षा उपयोगी है, जो कि यहाँ से सवाल उठाता है आयोग की, 16वीं पैरेलल लाइन यानी समानांतर रेखा किसकी अलग करती है? 16वीं पैरेलल लाइन नॉर्थ सह्याद्री यानी उत्तरी सह्याद्री को दक्षिणी सह्याद्री से बिल्कुल अलग करती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसके अलावा इसी क्षेत्र में पाए जाने वाली सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अगर हम वेस्टर्न घाट की पूरे में बात कर लेते हैं तो वेस्टर्न घाट की पाई जाने वाली सबसे ऊंची चोटी जो है वो अपनी अनाईमुड़ी है, जो कि बहुत बार पूछी गई है। अनाईमुड़ी जिसकी ऊंचाई जो है वो 2695 यानी 2695 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। अगर हम इसकी लोकेशन के बारे में बात करते हैं तो इसकी लोकेशन केरला में है। इसकी लोकेशन केरला में है और ये अन्नामलाई पहाड़ी की भी सबसे ऊंची चोटी है। अगर हम देखें तो ये अन्नामलाई पहाड़ी जो बिल्कुल केरला और तमिलनाडु से रिलेटेड है, ये बिल्कुल उसी की भी सबसे ऊंची चोटी है। और अगर हम बात करें दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की, पूरा दक्षिण भारत, पूरा नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात, पूरा साउथ इंडिया की अगर हम बात कर लेते हैं तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी में से ये एक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने वेस्टर्न घाट के बारे में जो मेन इंपॉर्टेंट बातें थी वो सारी डिस्कशन कर ली है। अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे पूर्वी घाट के बारे में कि हमारा पूर्वी घाट में कौन कौन सी मेन मेन चोटी है यहाँ पर, और उनके बीच में उनके नाम क्या है, कौन कौन से स्टेट में वो फैली हुई है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ लेते हैं पूर्वी घाट के बारे में। पूर्वी घाट यानी ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट के बारे में क्या खास बात है कि इसकी हाइट कम होती है, इसकी हाइट लेस होती है। किसके मुकाबले में? वेस्टर्न घाट के मुकाबले में इसकी हाइट कम होती है। अब बात कर लेते हैं इसकी लोकेशन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोकेशन कहाँ कहाँ से फैला हुआ है? ये उड़ीसा में फैला हुआ है, ये आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है, और इसके अलावा ये तमिलनाडु तक फैला हुआ है। यानी हम नीचे से भी अगर इसको चले तो तमिलनाडु से आंध्रा, आंध्रा से उड़ीसा, इस प्रकार ये चलता है। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं फॉर्मेशन कि किस तरह से हुआ है इसका,
इसका फॉर्मेशन अवसादों के जमाव के कारण हुआ है, यानी सेडिमेंट्स डिपोजिशन के कारण, सेडिमेंट्स डिपोजिशन के कारण का निर्माण हुआ है। और खास बात यह है कि इसमें कई सारी तरह की पहाड़ियों का समूह है। अगर देखा जाए तो इसमें बहुत सारी पहाड़ियों का समूह है। और अगर हम देखा जाए तो ये रिवर का जो पानी है, यहाँ से जो नदियां निकलती हैं, यानी जो रिवर्स है यहाँ पर, वो मिट्टी को अपर्दन करने का काम करती है। मिट्टी कटान के पर ज्यादा फोकस होता है उनका, यानी इसी की वजह से इस क्षेत्र में सॉइल इरोजन, यानी मिट्टी का जो इरोजन होता है, मिट्टी या सॉइल का जो अपर्दन होता है, वो इस क्षेत्र में ज्यादा होता है। ये बात एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो ये स्टार मार्क करने वाली बात है। ठीक है, अच्छा। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इस क्षेत्र में जो पाए जाने वाली पहाड़ियां हैं, कौन कौन सी पहाड़ियां, उनके नाम क्या क्या है, तो अगर हम देखें, अगर हम मैप के अकॉर्डिंग भी जाएं तो ये हमारा दक्षिण भारत, और दक्षिण भारत को अगर हम बनाएं तो ये हमारा दक्षिण भारत का एरिया, इस एरिया तक हम लोग इसको ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर पहली हमारी माउंटेन होगी जिसका नाम क्या है, शेवरॉय हिल, शेवरॉय की पहाड़ियां। दूसरे नंबर पर ये आएंगी, ये कौन सी आ जाएंगी, हमारी जवादी की पहाड़ियां, यानी ये दूसरा नंबर है, जवादी की पहाड़ियां। तीसरे पर हमारी पालकोंडा की, पालकोंडा की पहाड़ी दिखाई देती है हम लोगों को यहाँ पर। एक और पहाड़ी ऐसे आती है, एक और पहाड़ी हमारी ऐसे आती है, इसका नाम है हमारा नल्ला मलाई की पहाड़ियां। और अगर हम नल्ला मलाई की पहाड़ियां देखें, ये थोड़ी ऊपर तक पहाड़ियां हैं, तो ये नल्ला मलाई की पहाड़ी, इसकी लोकेशन जो हमारी मिलेगी वो लोकेशन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में भी दिखाई देता है। नल्ला मलाई की पहाड़ियां हमारी आंध्र प्रदेश और कुछ हिस्से तेलंगाना में, और बहुत बहुत बड़ा हिस्सा हमारा आंध्र प्रदेश में इसका दिखाई देता है। और अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं कि हमारी अगली पहाड़ी कौन सी है, तो ये वाली जो हमारी पहाड़ी है, ये हमारी वेणुकोंडा पहाड़ी, ये वाली जो है हमारी, यानी 5th नंबर की, ये वेणुकोंडा पहाड़ी हमारी, इसकी लोकेशन आंध्र प्रदेश में है। तो ऊपर की जो तीनों पहाड़ियां, यानी ये वाली और ये वाली, इसकी लोकेशन अगर हम देखें तो ये तमिलनाडु में ही पड़ जाती हैं। और अगर हम बात करते हैं नल्ला मलाई की, तो ये आंध्रा में, और अगर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में पाई जाती हैं। और अगर हम देखें जो हमारी वेणुकोंडा वाली, ये वाली हमारी जो चट्टाने हैं, यानी हमारी ये जो पहाड़ी है, इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से आंध्रा में पाई। तो इस प्रकार हमने पूर्वी घाट को भी एक्सप्लेन कर दिया। और अगर हम देखें तो ईस्टर्न घाट में हमारी, ईस्टर्न घाट में हमारी विड्थ जो है, यानी चौड़ाई जो है, वो ईस्टर्न घाट के मुकाबले में थोड़ी ज्यादा है, वो हमारी थोड़ी ज्यादा है। ईस्टर्न घाट के मुकाबले, ईस्टर्न घाट में हमारी जो चौड़ाई है वो थोड़ी ज्यादा है वेस्टर्न घाट के मुकाबले में। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट में, हमारी हाइट क्या होगी, वो ज्यादा है, यानी चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं वो तो ज्यादा है किसमें, हमारी ईस्टर्न घाट में। और अगर हम बात करते हैं हमारी ऊंचाई वाली माउंटेन्स की, तो हम बात कर तो देखें वो हमारी वेस्टर्न घाट। दोनों बातें हमारी हम लोगों को क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा, इसके अलावा यही वाली जो माउंटेन है, ये उड़ीसा क्षेत्र में अगर पहुंच जाए, यानी उड़ीसा क्षेत्र में अगर ये मिलती है हम लोगों को, तो इनको नॉर्दर्न सरकार के नाम में अगर ये पाई जाती हैं तो इसको नॉर्दर्न सरकार के नाम से जाना जाता है, नॉर्दर्न सरकार। तो ये सवाल भी कई बार एग्जामिनर ने उठाया है कि नॉर्दर्न सरकार किन पहाड़ियों को बोला जाता है, जो उड़ीसा के क्षेत्र में पाई जाती हैं वही पहाड़ियां हमारी नॉर्दर्न सरकार कहलाती है। तो ये हमारा वेस्टर्न घाट, अब ईस्टर्न घाट दोनों क्लियर हो गए हैं हमारे। इसके अलावा अब हमारे पास माउंटेन जो बचती है वो नीलगिरी माउंटेन बचती है, नीलगिरी माउंटेन की लोकेशन, फिर अन्नामलाई की पहाड़ियां, और एक कार्डमम की जो पहाड़ियां हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। सो अब हमारे पास ये
अगला टॉपिक जो बचता है वो है नीलगिरी पर्वत यानी नीलगिरी की पहाड़ियां। तो नीलगिरी पर्वत यानी एक गांठ के रूप में, नीलगिरी माउंटेन की अगर हम बात करें तो ये नॉट यानी गांठ के रूप में हम लोगों को दिखाई देता है मैप में भी, और फिजियोग्राफिक इंडिया ऑफ अगर हम मैप में देखें तो ये हमें एक गांठ के रूप में दिखाई देता है। नॉट भी बोल लेते हैं उसको, नॉट, ये है नॉट, तो हमें नॉट के रूप में भी दिखाई देता है। इसकी लोकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये तमिलनाडु में बेसिकली इसकी लोकेशन, इसकी लोकेशन के बारे में हम लोग, मैंने मैप बना दिया है। तो लोकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो ये सिर्फ तमिलनाडु में ही इसकी गांठ है, ये गांठ के रूप में दिखाई देता है। और इस इलाके में अगर मैं बात करता हूं तो ये मीटिंग पॉइंट का काम करता है। मीटिंग पॉइंट मतलब पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मिलाने का काम करता है आपस में, जहां पर दोनों घाट आकर मिल जाते हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर मिल जाते हैं, वहां पर ये नीलगिरी माउंटेन मिलते हैं। यानी ये वेस्टर्न घाट है इधर, वेस्टर्न घाट, और हमारा ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट, तो ये दोनों घाट आकर यहाँ पर आकर मिल जाते हैं हमारी नीलगिरी की माउंटेन पर। इसकी सबसे ऊंची चोटी के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है हमारी डोडा। तो डोडा बेटा की ऊंचाई अगर हम देखें, कई सारे एग्जाम, एक दिवसीय एग्जामों में पूछा गया है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है और उसकी ऊंचाई। तो ये 26,637 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। और अगर हम देखें दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में अगर हम इसको देखें तो ये अन्नामलाई की जो माउंटेन है ये भी पाई जाती है। इसके बाद अगर हम देखें तो अन्नामलाई की माउंटेन ठीक इसके नीचे की तरफ लोकेशन पे आती है, अन्नामलाई की माउंटेन। और अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है अगर हम बात करते हैं तो ये अनाईमुड़ी है, जिसकी ऊंचाई जो है वो 2695 है। 2695 इसकी ऊंचाई की बात कर लेते हैं। इसकी अगर हम लोकेशन की बात कर लेते हैं तो अन्नामलाई की जो की लोकेशन जो है केरला में भी है और तमिलनाडु में भी है। अब आप बोलोगे तमिलनाडु में सिर्फ 10% या 12% के आसपास है। और अगर हम बात करते हैं केरला की तो केरला में 90% की जो हमारी चोटियां आती है। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं सबसे नीचे की तरफ जो हमारी चोटी पड़ती है जिसका नाम है हमारा इलायची की पहाड़ियां। तो ये इलायची की पहाड़ी में ज्यादा कुछ बताने के लिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन आयोग नहीं बनाता है। तो अगर हम सीक्वेंस देखें इसका, तो सीक्वेंस को हम इस तरह से फॉलो कर सकते हैं। पहले तो नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी माउंटेन पर्वत श्रेणी, नीलगिरी पर्वत, और उसके बाद अन्नामलाई, उसके बाद अन्नामलाई हो जाती है, उसके बाद इलायची, इलायची की पहाड़ी मिलेगी। और इसके बाद हम लोगों को क्या मिलेगा, केरला का बिल्कुल लास्ट जो अंतिम शहर है या वहां पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है नागरकोइल, नागरकोइल। अगर आप देखिए नागरकोइल मिलेगा। तो इस प्रकार ये सीक्वेंस को हम लोग फॉलो करते हैं। तो ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन था साउथ इंडिया की वेस्टर्न घाट का, ईस्टर्न घाट का। हम लोगों ने पूरा एक एक माउंटेन और उसकी पीक के बारे में पढ़ा है, और नीलगिरी की माउंटेन, फिर अन्नामलाई की पहाड़ी, और फिर ये हम लोगों ने इलायची की पहाड़ियों के बारे में डिस्कस किया। मुझे ये उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो आपकी जानकारी के लिए यानी एक दिवसीय एग्जाम के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रही होगी। और इससे रिलेटेड टॉपिक जो है आपको एग्जाम में सीधे सीधे आयोग पूछ लेता है। इसके आगे का जो टॉपिक होगा ज्योग्राफी में वो मैं कल एक और वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। और इससे रिलेटेड टॉपिक आपको, यानी अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो प्लेटियो ऑफ इंडिया यानी भारत के जो पठार होंगे उस बारे में आपको पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। यानी अगली वीडियो में ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हमारे इस चैनल को आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए जरा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक आप कर ही देंगे, इस बात की तो उम्मीद पूरी है मुझे। चलिए धन्यवाद, इसी के साथ आपका दिन शुभ हो।